दीपक सिंगल वेलकम यू ऑल टू द लाइफ शिल्प एकेडमी क्राफ्टिंग लाइव्स। दोस्तों, ये 6 चैप्टर है ज्योग्राफी डोमेन का, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज। और आज हम इसको कवर करने वाले हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज जैसे कि आपको पता है वो कोई भी एक्टिविटी जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड हो, या कोई ऐसा काम जो किसी का फॉर्म कन्वर्ट कर दे। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो सकती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी हो सकती है। तो कोई भी एक्टिविटी जो किसी प्रोडक्शन से या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, आप उसको सेकेंडरी एक्टिविटी में टर्म करते हैं। बट हाँ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इसमें नहीं आएगा। मतलब ग्राउंड से रिलेटेड कोई प्रोडक्शन हो, कोई क्रॉप प्रोडक्शन हो, वो उसमें नहीं आएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर इसको हम जनरली बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। इसको हैवी सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज में आप लोग देखेंगे आज इस क्लास में। सेकेंडरी एक्टिविटीज किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हर उस एक्टिविटी को कहते हैं जिससे इनकम जनरेट होती हो। तो आइए दोस्तों बात करते हैं व्हाट आर द सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड व्हाट दिस चैप्टर नीड्स टू टेल यू। सबसे पहले यहाँ पर, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी एक्टिविटी हर वो एक्टिविटी है जो किसी रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करते हैं, या फॉर्म चेंजिंग एक्टिविटीज को भी हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वीट उगाया, है ना, आपने गेहूं उगाया, और मैंने उस वीट को वीट मिल में जाकर उसको वीट फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसको एक तरीके से फॉर्म कन्वर्जन कह सकते हैं। तो ऑफ कोर्स व्हीट मिल्स जितनी भी आटा चक्की है उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज में काउंट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज जनरली फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। फिनिश गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? फिनिश गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अब कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मतलब आटा, अगर आप जानते हैं कि वीट से ही मैदा निकलता है, और उस मैदे को हम लोग जो मैगी है, मैगी मैन्युफैक्चरिंग में भी लगा सकते हैं, और मैदे के बहुत सारे काम हैं। तो अगर किसी ने मैदे से मैगी बनाई है तो उसका फॉर्म चेंज कर दिया आपने, ऑफ कोर्स इसको भी आप सेकेंडरी एक्टिविटी में काउंट करेंगे। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होते हो, जिससे किसी रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज होता हो, और फॉर्म चेंज होने के बाद वो प्रोडक्ट अब बहुत ही वैल्यूएबल हो जाए, ऐसी एक्टिविटी को सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। इसलिए सेकेंडरी एक्टिविटी में प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, जो कंस्ट्रक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हैं, वो सब सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? तो वही मैंने आपको बोला, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कन्वर्जन ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब कोई भी ऐसा सामान तैयार करना जो अब कंज्यूमर के, जो एंड यूज के लिए अब रेडी है, विच इज रेडी फॉर द कंज्यूमर कंजम्पशन, बाय यूजिंग पावर, बाय यूजिंग एप्लीकेशन और बाय अप्लाइंग पावर, उसको आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, सर नथिंग, मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ फिनिश गुड्स। एंड व्हाट आर फिनिश गुड्स? सर फिनिश गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नाउ रेडी फॉर कंज्यूमर कंजम्पशन। तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ पावर, mass production of identical products, specialized power in large factories for producing standardized commodities। तो ये सारी चीजें आज की डेट में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नेस्ले कंपनी की बात करें तो एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं, और उसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है मैगी। तो मैगी इंडस्ट्री आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को ही प्रोड्यूस करेगी, वो मैगी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ही प्रोड्यूस करेगी। स्पेशलाइज लेबर होगी उस इंडस्ट्री में जो केवल मैगी पैकेट्स को ही प्रोड्यूस करने में जिनको ट्रेनिंग मिली हो। तो स्पेशलाइज पावर आप वहां पर, सॉरी, स्पेशलाइज लेबर आप इन सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में देखते हैं, जो एक तरह की स्टैंडर्ड कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए जिन लोगों को स्किल मिला हो या जिनको ट्रेनिंग दी हो। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? अगर हम मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को देखते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सच फैक्ट्रीज? सबसे पहला, सच स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप नेस्ले की मैगी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को स्किल सिखाए जाएंगे। यू विल बी टॉट हाउ टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। उसके बाद मैकेनाइजेशन, एवरीथिंग इज मैकेनाइज्ड, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होती है, मैकेनाइज होती है बड़ी बड़ी मशीन्स वहां पे लगी होती है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आपको वहां पर देखने को मिलता है। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर और स्ट्रैटिफिकेशन, जो कि हम मैकेनाइजेशन के साथ थोड़ा बहुत इसको लिंक कर सकते हैं। एंड अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? आपको ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपकी कंट्री के हर पार्ट में नहीं देखने को मिलेगी।
It will not be found in every part of our country. It is constrained, or I would say it is confined to only a few areas. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर आज आप अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के आसपास आपको शायद एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप होता हुआ दिख जाएगा। बट इफ यू आर लिविंग अवे फ्रॉम द सेंटर, जहां पे कोई मार्केट नहीं है, जहां पे कोई रॉ मटेरियल नहीं है, जहां पर लेबर बहुत मुश्किल से मिलती है, वहां पर आप कोई बड़ी लेवल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं देखेंगे। तो अगर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो कोई ना कोई फैक्टर्स तो होंगे ना जो किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन को डिसाइड करते होंगे। आपका चैप्टर इसी के बारे में बात करता है, वो बोलता है हाँ देर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले ये सारे के सारे फीचर्स देखे जाते हैं। सबसे पहले एक्सेस टू मार्केट, कि आज आप जहां पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं उससे मार्केट कितना दूर है। अगर तो मार्केट बहुत दूर है तो ऑफकोर्स आप अपने इंडस्ट्री की लोकेशन को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई प्रोडक्ट मान लीजिए प्रोड्यूस किया भी, तो उस प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके तो आप ही जाएंगे ना। और आप जब लेके जाएंगे तो ऑफ कोर्स अगर मार्केट बहुत दूर होगी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, और वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एट द एंड आप अपने प्रोडक्ट में ही जोड़ेंगे। क्योंकि ये बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मालिक होते हैं, ये इन सब चीजों का कॉस्ट खुद बियर नहीं करते हैं। ये हर एक चीज का कॉस्ट एंड प्रोडक्ट में जोड़ देते हैं, मतलब फिनिश गुड्स में हर एक चीज का कॉस्ट जोड़ा जाता है। टेक्नोलॉजी का कॉस्ट, मैकेनाइजेशन का कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज का कॉस्ट, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उनके लेबर को जो वो सैलरी दे रहे हैं, वो सारी चीजें प्लस प्रॉफिट। तो ये सारी चीजों को देखा जाता है। उसके बाद एक्सेस टू रॉ मटेरियल। अगर आज मुझे मैगी की इंडस्ट्री खोलनी है तो ऑफ कोर्स मैं उसको वहां पर लगाऊंगा जहां पर मुझे मैदा, जहां पर मुझे जो होल व्हीट है वो आसानी से मिल जाए। एक्सेस टू लेबर सप्लाई, लेबर भी एक इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर लेबर को भी हम लोग कभी कभार स्किल्ड लेबर कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आज स्किल्ड लेबर की बहुत कमी है। तभी आप लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्किलिंग प्रोग्राम्स लेकर आती है, जिसमें लेबर को स्किल सिखाए जाते हैं सो दैट उनको डायरेक्टली जॉब मिल जाए। क्योंकि आज की इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, आप लोगों को जॉब पे रिक्रूट करने के बाद दे सेंड यू फॉर द ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का भी तो एक्सपेंडिचर कंपनीज इनकर कर रही है ना। तो वो ट्रेनिंग का जो कॉस्ट कंपनी कर करती है आपके ऊपर, वो एट लास्ट कौन पे करेगा? ऑफ कोर्स कस्टमर ही पे करता है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री हवा में तो चलेगी नहीं, उसको काम करने के लिए, चलने के लिए पावर सोर्सेज तो चाहिए। अब पावर सोर्सेज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपके एरिया में कैसी है ये आप देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी है तो वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के साथ उसकी क्या कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, तो ये सारी चीजें। एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने किसी ऐसे वीराने में जाकर इंडस्ट्री खोल ली जहां पे ट्रक्स, जहां पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है, तो विल यू बी एबल टू ऑपरेट सच एन इंडस्ट्री? नो। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को डियर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का अच्छा नेटवर्क चाहिए होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज अफर्मेटिव है तो इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा। बट अगर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट है तो ऑफ कोर्स कोई इंडस्ट्री इंडिया में क्यों ही लगाएगा। और जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी लगी हुई है वो भी इंडिया को छोड़ के जाएंगी। और आज की डेट में इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी कंट्री का जितना स्ट्रांग होता है, उस कंट्री का जीडीपी उतना ही ज्यादा बढ़ता है। अगर हम जीडीपी को देखें तो जीडीपी क्या है? व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंट्री में, आपकी कंट्री के बॉर्डर्स के अंडर कितने का सामान प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। इसके बाद एक्सेस टू एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। मतलब यहाँ पे एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंडस्ट्री लगा रहा हूं, मुझे इंडस्ट्री लगानी है मैगी की, और सिंपल सी बात है मुझे फार्मर से तो होल व्हीट मिलेगा नहीं, फार्मर तो मुझे मैदा देगा नहीं। तो मुझे वो मैगी की इंडस्ट्री सेटअप करनी होगी उस इंडस्ट्री के पास में जिसका काम आटा, मतलब फ्लोर क्या कहते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं व्हीट, मतलब फ्लोर व्हीट जिसको फ्लोर बोलते हैं आप, और होल व्हीट जो वो सारी चीजें प्रोड्यूस करता हो या सारी चीजें वो बनाता हो। किसी ऐसे सेंटर के पास मुझे मैगी का जो सेटअप है या मैगी इंडस्ट्री को मुझे सेटअप करने की जरूरत है। या मैगी को भी गोली मारी है,
अगर मेरी कंपनी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कार के मॉडल्स को तैयार करने के लिए मुझे आयरन की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं मुझे स्टील की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऑफ कोर्स मैं उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को वहां पे लगाऊंगा जहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑलरेडी लगी हो, ताकि इंडस्ट्रीज के बीच में एक लिंक डेवलप हो सके। तो कहीं ना कहीं एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज भी इंडस्ट्रियल लोकेशन को डिसाइड करती है। इसके बाद बेटा आइए बात करते हैं इन व्हाट बेसिस और इन 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 व्हाट ग्रुप्स द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड। सबसे पहले अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देखें तो सबसे पहला ग्रुप मेरे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। हम किसी भी इंडस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ साइज बहुत सारे फैक्टर्स में या बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइज से आपका क्या मतलब है? साइज से मेरा मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल उस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड है, मतलब कितना पैसा उस इंडस्ट्री में लगा है, फैक्टर नंबर वन। फैक्टर नंबर टू, उस इंडस्ट्री में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। फैक्टर नंबर थ्री, उस इंडस्ट्री का वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है, मतलब वो एक दिन में या एक महीने में या एक साल में कितने का सामान प्रोड्यूस करती है। तो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर कंसिडर्ड अंडर साइज। तो इसी साइज के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने डिवाइड किया। पहला ग्रुप, जिसको मैं यहाँ पे 1.1 लिख सकता हूं, कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, और महात्मा गांधी कॉटेज इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सपोर्टर थे। कॉटेज इंडस्ट्री एक बहुत ही सिंपलेस्ट, बहुत ही स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री है, जिसको सेटअप करने के लिए आप लोगों को कोई बहुत खासे कैपिटल या बहुत लैंड की या बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत नहीं है। तो मैं कहूंगा कि कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर ये तीनों ही चीजें अपने बिल्कुल बेयर मिनिमम लेवल पर होती है। कैपिटल भी बहुत कम इन्वेस्टेड होती है, वर्कर्स भी बहुत कम होते हैं, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि यहां पर आप लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल को यूज करते हैं। आपके पास टूल्स बहुत सिंपल होते हैं, इसका मतलब कैपिटल बहुत ज्यादा आपने इन्वेस्ट नहीं करी है। और आप जो सामान प्रोड्यूस करते हैं वो केवल एवरीडे पर्पस के लिए होते हैं। एवरीडे पर्पस के लिए आप सामान प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैंने वही बोला ना, जिन इंडस्ट्रीज का साइज, जिसका बहुत ही छोटा साइज है, साइज का मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड बहुत कम है, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड बहुत कम है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी बेयर मिनिमम लेवल पर है, ऐसी इंडस्ट्रीज को कॉटेज इंडस्ट्री कहता है। तो कॉटेज इंडस्ट्री मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत आपको इसमें होती नहीं है। और जनरली कॉटेज इंडस्ट्री के लिए आपको बहुत ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो आप अपने घरों में सेटअप कर सकते हैं। तो वर्क इज डन एट होम विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स ओनली और पार्ट टाइम लेबर्स। अगर फैमिली मेंबर्स भी इंटरेस्टेड नहीं है तो आप पार्ट टाइम बेसिस पर लेबर को एम्प्लॉय करते हैं। पार्ट टाइम बेसिस का मतलब हो गया आपने लेबर को आर्ली बेसिस पे रखा हुआ है, या आपने लेबर को डेली वेजेस पर रखा हुआ है, कि जिस दिन वो काम करेंगे आपने उस दिन का पैसा दे दिया, और जिस दिन वो काम करने नहीं आएंगे उस दिन का पैसा नहीं दिया। तो जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत नहीं है आपको, बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है, और बहुत बड़े लेवल पर कोई स्केल, बहुत बड़े स्केल पर काम नहीं होता है। तो डेली एवरीडे पर्पस के गुड्स ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सेक्टर कुछ डेली यूज के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि फूड स्टफ्स। मुझे याद आ रहा है कॉटेज इंडस्ट्री में खादी, कॉटेज इंडस्ट्री में अचार, पापड़, इन सब की इंडस्ट्रीज एक तरीके से कॉटेज मान सकता हूं मैं। फैब्रिक्स, मैट्स, राजस्थान में ज्यादातर मैट्स कॉटेज इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। कंटेनर्स, टूल्स, फर्नीचर, शूज, फिगरीन्स मतलब स्टैचू, फ्रॉम वुड, फॉरेस्ट एंड सो ऑन, ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स दे कैन बी कंसिडर्ड अंडर कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइज कॉटेज का हो गया। फिर दूसरा टाइप आपके पास स्मॉल स्केल सेक्टर का हो गया, जिसको हम यहां पर 1.2 लिख सकते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी कॉटेज इंडस्ट्रीज की तरह लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल का यूज करती है। बहुत ही सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स होती हैं। अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री में देखें तो यहां पर बहुत ज्यादा मशीन्स नहीं है आपके पास, बहुत ही सिंपल टूल्स का यूज कर रहे हैं आप लोग। देखिए इस पॉइंट को देखिएगा, बहुत ही सिंपल टूल्स का यूज करते हैं। बट यहां पर एक अच्छी चीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या है कि यहां पर मशीन्स तो यूज कर रहे हैं आप लोग, बट दीज मशीन्स आर वेरी सिंपल पावर ड्रिवन मशीन। कॉटेज कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सिंपल टूल्स है आपके पास। और स्किल्स वहां पे चाहिए होते हैं जहां पर बहुत ही हैवी मशीन्स आप लोगों ने लगा रखी हो, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो कोई सोफिस्टिकेशन है ही नहीं ना, बहुत ही सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स है। जैसे ड्रिल मशीन हो गई, आप जैसे मान लो ड्रिल मशीन एक बहुत ही सिंपल पावर ड्रिवन मशीन है। मैं मान सकता हूं एक प्रेसर हो गया,
प्रेसिंग मशीन, अगर आप कभी बीकानेर हल्दीराम पर कोई खाना पैक कराने के लिए गए हैं, तो वो पैकिंग मशीन आजकल आ गई है ना। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल पावर ड्रिवन मशीन जिसको हम प्रेसर्स कहते हैं। तो इन सब मशीन्स को यूज करने के लिए आपको सेमी स्किल्ड लेबर भी मिल जाए तो चलेगा। तो इसलिए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्या फायदे, या सॉरी क्या फीचर्स हो गए? सर, दे यूज लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल फर्स्ट। मशीन्स होती हैं बट बहुत ही सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स। लेबर यहाँ पर फुल्ली स्किल्ड नहीं होती, तो सेमी स्किल्ड लेबर से काम चल जाता है। हाँ, यहाँ पर प्रोडक्शन वर्कशॉप्स में ही होता है। मतलब इन रिलेशन टू कॉटेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पे थोड़ा बहुत लैंड का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत कैपिटल थोड़ी बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत थोड़ी बढ़ जाती है, और फैमिली मेंबर्स के साथ काम नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर या तो आप डेली वेजेस पे लेबर रखिए, नहीं तो आप यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयज रख सकते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आज के डेट में इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील, इन जैसी कंट्रीज में आपको स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी बड़े लेवल पर दिखेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जनरली लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव का मतलब बिना लेबर के आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, या बिना लेबर के आप स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को या इंडस्ट्रीज को नहीं चला सकते। तो ये बहुत ही बड़े लेवल पर लेबर इंटेंसिव काम करती है। लेबर इंटेंसिव का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर जो एम्प्लॉयड होते हैं वो मशीन से कई ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादातर काम आप एम्प्लॉयड वर्कर से निकालते हैं, ना कि सिंपल पावर ड्रिवन मशीन से। उसके बाद आती है मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड द मोस्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स अंडर दिस फर्स्ट कैटेगरी, जिसको हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स, इसमें मैं सेमी स्किल्ड लेबर्स को या इसमें कॉटेज इंडस्ट्री के लेबर को मैं एम्प्लॉय नहीं कर सकता। तो इस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला, सर एक बहुत बड़ी मार्केट, इसके सपोर्ट के लिए आपको चाहिए अ लार्ज मार्केट। तरह तरह के रॉ मटेरियल ये यूज करती है, लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल भी यूज करती है, प्लस बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ये इंपोर्ट भी करती है। ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग या कॉटेज इंडस्ट्री की तरह नहीं है, यहां पर एनॉर्मस यूज ऑफ एनर्जी होता है। यहाँ पे सेमी स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए मुझे, आई नीड स्पेशलाइज लेबर्स, आई नीड फुल्ली स्किल्ड लेबर, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स। यहाँ पे टेक्नोलॉजी मशीन्स यहाँ पे एडवांस लेवल की यूज होती है, लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको असेंबली लाइन भी दिख जाएगा। असेंबली लाइन क्या होता है? आप देखते होंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में कार के ढांचे टंगे होते हैं एक लाइन में, वो आगे आगे बढ़ते रहते हैं और मशीन्स उन पर पेंट करती रहती है। तो इसको असेंबली लाइन कहते हैं। जैसे आप कभी एयरपोर्ट पे गए हो तो आपके लगेज आते हैं ना, वो एक के पीछे एक एक पावर ड्रिवन मैट के ऊपर, तो दैट इज ऑल कॉल्ड असेंबली लाइन। तो यहाँ पर असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन देखा जाता है, और बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट होती है। तो कैपिटल में, वर्कर्स में, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोला, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इन तीनों चीजों में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज बहुत आगे है। और ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज आपको डेवलप्ड नेशंस में देखने को मिलेंगी, जैसे यूके में है, यूएस में है, यूरोप में है। यहां पर आपको ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बहुत बड़े लेवल पर, अच्छे लेवल पर दिखेंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आपके पास आ जाती है। सेकंड कैटेगरी और सेकंड बेसिस ऑफ डिवीजन, हमने अब तक फर्स्ट पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अब मैं सेकंड पढ़ा रहा हूं, एंड द सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो हम रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जिनको प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रॉ मटेरियल डायरेक्टली एग्रीकल्चरल फार्म से आ रहा है। सर जैसे, लेट मी टेल यू, आजकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत आगे बढ़ रही हैं। फूड प्रोसेसिंग में आपके पास पैक्ड शुगर, पैक्ड पिकल्स, पैक्ड टेक्सटाइल, सॉरी पैक्ड पिकल्स, यहां तक कि पैक्ड वेजिटेबल्स आप लोगों को मार्केट में, मतलब रेडी टू फूड जो जिसको कहते हैं अपना रेडी टू ईट, जो फूड आपको अवेलेबल होते हैं, वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, इट इज कंप्लीटली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो कुछ एग्जाम्पल में आपके पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, शुगर, पिकल, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में कॉटन, जूट, सिल्क, रबर इंडस्ट्री, जो आपके पास टायर्स बनते हैं एमआरएफ के, या टायर बनते हैं किसी भी कंपनी सीएट के, वो जो रबर यूज कर रहे हैं उस टायर में वो स्पेशली फॉरेस्ट से आता है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं आप इसे। जिस इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स को यूज किया जाता है, जिन रॉ मटेरियल्स को यूज किया जाता है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चरल फार्म्स और फील्ड से आते हैं,
और उन्हीं को ट्रांसफॉर्म करके ये फिनिश गुड्स में, फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो सामान रूरल और अर्बन एरिया की मार्केट में बिक सके। इसमें एक टर्म यूज हुआ है फूड प्रोसेसिंग, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का। बट फिर भी हम लोग क्यों इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते? क्योंकि इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फ्रेश खाना। वी ईट फ्रेश फूड, हम कहते हैं कि बिल्कुल हाथों हाथ बना हुआ खाना ही हमें खाना है, हम इसलिए पैक्ड फूड ज्यादा नहीं खाते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आप जनरली पैक्ड फूड्स देखते हैं, जो कि केन में होते हैं। तो इट इंक्लूड्स केनिंग, इट इंक्लूड्स प्रोड्यूसिंग क्रीम, फ्रूट, कन्फेक्शनरी आइटम्स। ये सारी चीजें आप लोगों के पास फूड प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। और ऑफ कोर्स, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो खाने को ये पैक कर रहे हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ऐसा ना हो कि आपने सब्जी पैक करके दी, ठीक है, जो कि आपको रेडी टू ईट बहुत जगहों पे देखने को मिलेगी, आपने वो सब्जी खोली और खोलते ही आपको उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आने लगी, खराब हो गई सब्जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सामान बहुत लंबे समय तक आप यूज कर पाए, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रिजर्विंग टेक्निक्स भी यूज की जाती है। जैसे फ्रूट्स, कभी कभार फ्रूट्स को पैक करने से पहले ड्राई कर दिया जाता है। कभी कभार हम यहाँ पर विनेगर का यूज करते हैं, क्योंकि विनेगर इज अ प्रिजर्वेटिव। किसी चीज को प्रिजर्व करना हो तो विनेगर कैन बी यूटिलाइज्ड। तो यहाँ पर हम लोग पिकलिंग, फर्मेंटिंग, कुछ इस तरीके की प्रिजर्विंग टेक्निक्स को यूज करते हैं बहुत बड़े स्केल पर। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इंडिया का अच्छा एक मैं ये कहूंगा कि हमारे पास वी हैव अ गुड ऑप्शन, बट वी हैव अपना ग्रेट पोटेंशियल। बट उस पोटेंशियल को हम यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम सारी है कि हमें फ्रेश फूड खाने की बहुत ज्यादा आदत है। और जहां पे फ्रेश फूड खाने की आदत होती है, वहां पर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अपने पूरे पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाता। अगर हम आउटसाइड द कंट्रीज आए, इफ यू लुक द वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वेस्टर्न कंट्रीज में बिल्कुल अपने फुल पोटेंशियल पर चलता है। वहां पर तो सारी चीजें पैक्ड यूज हो रही है। उसके बाद मैं आगे बात करता हूं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो अभी तक हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स। और इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स में सबसे पहला हमने पढ़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम आगे पढ़ रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, विच इज द सेकेंड टाइप। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज हैं जिनको मिनरल चाहिए होते हैं एज देयर रॉ मटेरियल। और अगर हम बात करते हैं तो यहां पर तीन तरीके की इंडस्ट्रीज आती हैं। इन द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। पहला, फेरस मेटेलिक मिनरल्स। अगर हम मिनरल्स की भी बात करें तो तीन तरह की मिनरल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट मिनरल इज फेरस मेटेलिक मिनरल्स। फेरस मेटेलिक मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपके पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आ जाती है, क्योंकि इनको आयरन ओर चाहिए होता है। फिर आता है बेटा नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। और नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स में आपके पास ज्वेलरी, कॉपर, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, ये सारी कवर हो जाती है। एंड नाउ वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ मिनरल, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटालिक मिनरल्स। और नॉन मेटालिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमारे पास सीमेंट और पॉटरी आ जाती है। तो सीमेंट एंड पॉटरी इंडस्ट्रीज, ज्वेलरी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर द टाइप्स ऑफ mineral based industries. I'm again repeating here. And mineral based industries are those industries that require minerals as their raw materials. और minerals भी यहां पर तीन तरीके के बताए गए हैं, फेरस, नॉन फेरस, नॉन मेटालिक। इसके बाद मतलब मैं कह सकता हूं मेटालिक, मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, है ना जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री पर आते हैं। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज द थर्ड टाइप ऑफ इनपुट इंडस्ट्रीज और रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें आप तरह तरह के केमिकल्स यूज करते हैं एज योर रॉ मटेरियल्स। जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इसका एक पार्ट है, जो कि मिनरल ऑयल यूज करती है। मिनरल ऑयल जिसको हम लोग क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, और वो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल से निकलता है। सॉल्ट इज अ मिनरल, तो वो इंडस्ट्रीज जो सॉल्ट इंडस्ट्रीज में आती है। सल्फर एंड पोटैश इंडस्ट्रीज, सल्फर एंड पोटैश इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर्स में बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है पोटैश का। तो ऑल दी सल्फर पोटैश इंडस्ट्रीज, सॉल्ट इंडस्ट्रीज, मिनरल ऑयल या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ये बहुत बड़े लेवल पर केमिकल मिनरल्स या नेचुरल केमिकल मिनरल्स का यूज करती है। आई सेड नेचुरल केमिकल मिनरल्स का ये यूज करती है, मैं आर्टिफिशियल केमिकल्स की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। यहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल केमिकल मिनरल्स।
और इसमें पेट्रोकेमिकल, सॉल्ट, सल्फर, पोटैश इंडस्ट्रीज आती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल मिनरल्स का यूज करती हैं। उसके बाद वी हैव द लास्ट टाइप अंडर रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में वो सारी इंडस्ट्रीज यहां पर आ जाती है जिसका रॉ मटेरियल हम डायरेक्टली एनिमल से प्रोक्योर करते हैं। मतलब सर, एनिमल्स के मरने के बाद उनकी उनकी स्किन से आप रॉ मटेरियल देते हैं लेदर बेस्ड इंडस्ट्रीज को या लेदर इंडस्ट्रीज को। एनिमल के बाल वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को चाहिए होते हैं, क्योंकि उनको सर्दियों में वुलन क्लोथ्स बनाने होते हैं। आइवरी, उनके दांत, खासकर की जो एलिफेंट टस्क होता है, तो आइवरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट। वो इंडस्ट्रीज जहां पर आइवरी यूज होता है, तो आइवरी एज अ रॉ मटेरियल तो एलिफेंट दे सकता है। तो वो बात अलग है कि बहुत सारी कंट्रीज में आइवरी का ट्रेड अब इलीगल है, इवन आउटसाइड द इंडिया, इवन इनसाइड आवर कंट्री आइवरी ट्रेड इज इलीगल, इट इज कंप्लीटली बैंड। बट जब एलिफेंट्स मर जाते हैं, तब उनकी आइवरी को उनसे ऑब्टेन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली एक एलिफेंट को मारूंगा केवल उसके दांत को काटने के लिए। तो आइवरी इज द एलिफेंट टूथ विच आई कैन से। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं बेटा, तो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपके पास चार इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। एग्रो बेस्ड, फूड प्रोसेसिंग, सॉरी एग्रो बेस्ड, जिसमें हम एक फूड प्रोसेसिंग को उसका ही एक टाइप मान सकते हैं। मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड और एनिमल बेस्ड। कभी कभार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को ये अलग से काउंट कर लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड अंडर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसके बाद चलते हैं हम लोग थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, कि वो किस तरीके का फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। मतलब सर, बेटा आउटपुट के बेसिस पर दो तरीके की इंडस्ट्रीज आप लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहला है बेसिक इंडस्ट्रीज। सर बेसिक इंडस्ट्री का मतलब, देखिए बेसिक इंडस्ट्री वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, बट वो प्रोडक्ट किसी और इंडस्ट्री को चाहिए होता है। मतलब मान के चलिए कि दिस इज इंडस्ट्री नंबर ए एंड दिस इज इंडस्ट्री नंबर बी। अब इंडस्ट्री नंबर ए को, ये दोनों ही इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में आती है, ओके। इंडस्ट्री नंबर ए को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो रॉ मटेरियल डायरेक्टली इनको ग्राउंड से मिलता है। मतलब आयरन ओर मान लीजिए, आयरन ओर। और इंडस्ट्री नंबर बी को जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल वो इंडस्ट्री नंबर ए से लेगी। मतलब इंडस्ट्री नंबर ए का जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो फिनिश गुड्स है, जो इंडस्ट्री नंबर ए प्रोड्यूस करेगी, वो किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाते हैं। एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं इसका। इंडस्ट्री नंबर बी में अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ले लूं, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अगर मैं यहां पे ले लूं, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो वो कार का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके लिए आयरन चाहिए आपको। और आयरन कौन दे रहा है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो यहां पर मैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री मान सकता हूं, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री जो गुड्स बनाती है, वो गुड्स किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। तो दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज, whose products are used to make other goods by using them as raw material are called basic industries। इसके बाद दोस्तों कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। ये इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो ऐसे सामानों को प्रोड्यूस करती हैं जो कंज्यूमर्स के लिए बिल्कुल रेडी टू कंज्यूम है। नो फर्दर, मतलब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नो, अपना क्या कहते हैं, नो फर्दर डेवलपमेंट रिक्वायर्ड, दीज गुड्स आर रेडी टू बी यूटिलाइज बाय यू गाइस। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को आप लोग कंज्यूमर गुड्स या नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। ऐसी इंडस्ट्री जिन इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस करती है, इट इज रेडी टू यूज, रेडी टू बी यूज। और आई वुड से वो प्रोडक्ट जो रेडी टू यूज गुड्स प्रोड्यूस करे फॉर कंज्यूमर्स। इसमें आपके पास दोज इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज जो ब्रेड्स, बिस्किट्स, टी, सोप, सारी टॉयलेटरीज, ये सब प्रोड्यूस करती हैं। ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर काउंटेड अंडर कंज्यूमर गुड्स या नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। दीज आर द फोर्थ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। और अगर हम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप की बात करते हैं, तो यहां पर तीन तरह की इंडस्ट्रीज आपको दिख जाएंगी। ओनरशिप का तो मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे सारे। ओनरशिप मतलब हु इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अगर ओनर गवर्नमेंट है तो वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री हो गई। अगर ओनर
आप या हम हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, हम एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, हम अपने लिए वो इंडस्ट्री खोल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का बेसिक एम वेलफेयर होता है। आप ये भी मान के चलिए, जनरली, हाँ, वेलफेयर एंड प्रॉफिट तो होता ही है। यहाँ पर प्रॉफिट, ये जो भी कमाते हैं वो प्रॉफिट जनरली लोगों के वेलफेयर के लिए यूज होता है। ठीक है। बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री तो केवल प्रॉफिट मार्जिन पर काम करती है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री अगर लॉस पर भी चल रही है, इवन इफ इट इज ऑन लॉस, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आपको बंद होती हुई नहीं दिखेंगी। इट विल स्टिल बी लाइक रनिंग इन द कंट्री। क्यों? क्योंकि उससे पब्लिक वेलफेयर हो रहा है। बट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जिनके ओनर या तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, नहीं तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो। तो ऐसी इंडस्ट्री केवल प्रॉफिट मार्जिन पर काम करती है। जब तक प्रॉफिट है तब तक बढ़िया, और प्रॉफिट नहीं है तो दे विल लाइक टू क्लोज देयर इंडस्ट्रियल सेटअप। और उसके बाद आता है लास्ट, दैट इज कॉल्ड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। आजकल ये बहुत चल रही है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में एक मॉडल बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल, आजकल बहुत सारे ब्रिज, बहुत सारे ट्रेन के स्टेशन, बहुत सारे अपना एयरपोर्ट्स जो गवर्नमेंट है वो पीपीपी मॉडल पर बनवा रही है। पीपीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ऐसी इंडस्ट्रीज को जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर मैनेज कर रहे हैं। और पीपीपी मॉडल्स इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि इन मॉडल्स में प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट को अपनी जेब से कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट करती है कि ये प्राइवेट कंपनीज आए और ये इन्वेस्ट करे। प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करे और उनको इन्वेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट बोलती है कि आप इस कंपनी को चलाइए। मतलब जैसे रोड की बात कर लेते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने रोड बनाए, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप रोड बनाइए सर, और आप इस रोड को इस पर टोल टैक्स लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप टोल टैक्स तब तक वसूलिएगा जब तक आपके द्वारा लगाया गया जो पैसा आपने लगाया वो आप रिकवर ना कर लें। तो वी आर विद यू। तो आप प्लीज अपना मनी इन्वेस्ट कीजिए और अपनी मनी को आप इस प्रोजेक्ट से निकालिए, अलोंग विद प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ निकालिए। और जब आपको लगे कि आपका प्रॉफिट रिकवर हो गया, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो रिकवर हो गया, उसके बाद आप प्लीज इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को ट्रांसफर करके निकल जाइए। तो बहुत सारी रोड्स, एक्सप्रेसवेज आज पीपीपी मॉडल पर बनते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है नाउ द नेक्स्ट बेसिस और नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जिसको आप ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। आपको बता दूं, पहली बात, ये वो रीजन्स हैं जहां पर, मींस दीज रीजन्स हैव द हैवी इंडस्ट्रीज which are located near the coal fields and engaged in metal smelting। मैं उन रीजन्स की बात कर रहा हूं। उन रीजन्स को आप लोग ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स कहते हैं, जहां पर ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज लगी हैं वो हैवी इंडस्ट्रीज लगी। और बेटा हैवी इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आ जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए आप कोल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जनरली वो रीजन्स जो कोल के पास में है, जो कोल फील्ड्स के पास में है, क्योंकि कोल आपको रिक्वायर्ड होता है इन ऑर्डर टू मेल्ट द आयरन, सॉरी, इन ऑर्डर टू मेल्ट अ मेटल। और अगर यहाँ पे मेटल ना लिखे तो इन ऑर्डर टू मेल्ट अ ओर। तो ऐसे रीजन्स विच आर लोकेटेड नियर बाय द कोल फील्ड्स आर कॉल्ड ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स, क्योंकि यहां पर हैवी इंडस्ट्रीज जनरली लोकेटेड होती है। क्यों? क्योंकि आपको कोयले की जरूरत ना तो केवल मेटल स्मेल्टिंग में है, यू ऑल्सो यूज इट इन हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल प्रोडक्शन। तो दीज हैवी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज को आप लोग स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यार, हैवी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही हैं, जिनका काम, क्योंकि हमने अगर अगर पीछे आप थोड़ा सा आप देखें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मैंने यहां पर एक पॉइंट अंडरलाइन किया था कि दे रिक्वायर एनॉर्मस यूज ऑफ एनर्जी। दे एक्चुअली यूज एनॉर्मस यूज ऑफ एनर्जी। तो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी लोकेटेड नियर द सोर्स। तो आपके लिए तो अच्छी बात है कि आप सोर्स ऑफ एनर्जी के पास जितना हो सके उतना रहे। और जब
कोयला यूज करेंगे, कोल को आप यूज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यू आर गोइंग टू एमिट अ लॉट ऑफ स्मोक, यू आर गोइंग टू पोल्यूट द एनवायरमेंट। तो इसलिए इनको स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मोक का एमिशन करती है। नाउ वी आर कमिंग टू द फैक्टर्स दैट कैरेक्टराइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी रीजन को एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन मतलब बोलने के लिए सही होंगे? सबसे पहला, कोई भी ऐसा रीजन जहां पर आपको हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, जैसे कि हाई डेंसिटी, इंफीरियर क्वालिटी हाउसिंग, पुअर सर्विसेज, अनअट्रैक्टिव एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि वहां पर पोल्यूशन का बहुत ज्यादा लेवल है, वेस्ट के हीप्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे रीजन को आप जनरली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन्स कह सकते हैं। हमारे इंडिया में एक बहुत बुरी आदत है, एक बहुत बुरी बात है, जहां पर भी ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं ना, वहां पर आप कभी भी हाउसिंग और बाकी सर्विसेज को देख लेना, बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी के घर मिलेंगे आपको, और बहुत ही पुअर सर्विसेज वहां पर देखने को मिलेंगी। यहां तक कि आप ये कह लीजिए कि यू इवन डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, साफ पानी भी नहीं मिलता है लोगों को पीने के लिए। इतना ही नहीं, सर्विसेज के नाम पर यहां पर सीवर्स नहीं होते हैं कभी कभार, मतलब यू डोंट हैव डेडिकेटेड वॉशरूम्स ऑल्सो। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखे तो भाई साहब गजब, मतलब एक एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लोग भर भर के रह रहे हैं। एनवायरनमेंट बहुत ही अनअट्रैक्टिव है, सांस लेने का मन नहीं करेगा आपका, क्योंकि मैंने बोला लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन है, तो सोचिए कितना स्मोक वहां पर होगा। और उसी स्मोक की वजह से, इतने पोल्यूशन की वजह से, इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डीमोरलाइजिंग फैक्टर है यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही पुअर है। वेस्ट हीप्स, कूड़े के पहाड़ देखने को मिलते हैं। एंड गाइस, इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली इज इटसेल्फ सराउंडेड बाय 3 सच माउंटेन्स ऑफ गार्बेज। अगर हम दिल्ली को देखें तो ऑफ कोर्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन दिल्ली के आसपास लोकेटेड है, और ये कूड़ा, इसका मैनेजमेंट दिल्ली नहीं कर पा रहा है। उसके बाद आपके पास आता है बेटा हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को आप लोग हाईटेक इंडस्ट्री कहते हैं। इनको हाईटेक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि सर, यहां पर जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो बहुत ही R&D के बाद, बहुत ही इंटेंसिव रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, दोज प्रोडक्ट्स आर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। तो वो इंडस्ट्रीज जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, ऐसी इंडस्ट्रीज को आप हाईटेक इंडस्ट्रीज कहते हैं, क्योंकि जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स विदाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो प्रोड्यूस हो नहीं सकते हैं। तो सर, कैन यू प्लीज टेल अस द एग्जाम्पल्स ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज? बिल्कुल, हाईटेक इंडस्ट्रीज में आपके पास रोबोटिक्स आ जाती है, वो सारी इंडस्ट्रीज जो रोबोट्स का यूज कर रही है ऑन द असेंबली लाइंस। पहले वो असेंबली लाइन पर आप ह्यूमंस को एम्प्लॉय करते थे, ह्यूमन सामान उठा उठा कर रख रहे हैं। नाउ द रोबोट्स आर एंगेज्ड। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिलता है। तो दीज आर द हाई टेक इंडस्ट्रीज डियर। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें दुनिया की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के हम लोग एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। यस, नाउ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दोस्तों, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक बेसिक इंडस्ट्री है, बेसिक के साथ साथ एक हैवी इंडस्ट्री भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऐसे रॉ मटेरियल को यूज करती है जिसका वेट बहुत ज्यादा है, बल्कि रॉ मटेरियल। और जो प्रोडक्ट्स इस इंडस्ट्री से निकलते भी हैं, उनका भी वेट बहुत ज्यादा होता है। तो एक तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन दिस इंडस्ट्री वो भी बहुत हैवी है, और इसके साथ साथ रॉ मटेरियल भी काफी बल्कि यूज करती है। आपको बता दूं, आयरन ओर यहां पर यूज होता है आयरन स्टील इंडस्ट्री में। अब ओर आप किसको बोलते हैं? ओर एक ऐसे रॉक को कहा जाता है जिस रॉक में मेटल्स मिलते हैं, और इसको आयरन ओर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मेजॉरिटी हमको आयरन मिलता है। इसका मतलब कि आयरन ओर इज नॉट ओनली हैविंग आयरन एज द प्रीडोमिनेंट मेटल, इसमें आयरन के अलावा और भी मेटल्स होते हैं। आयरन ओर इज नॉट द ओनली मेटल। तो इसलिए एक इम्प्योर पीस ऑफ रॉक विच इज हैविंग वेरियस मेटल्स इज कॉल्ड एन ओर। और क्योंकि उसमें मेजॉरिटी आयरन होता है, इसलिए उसको आयरन ओर कहते हैं। तो आयरन ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आयरन ओर को पिघलाना बहुत जरूरी है, उसको मतलब उसको स्मेल्टिंग
पे भेजना बहुत जरूरी है। और उसको स्मेल्ट करने के लिए आप कार्बन और लाइमस्टोन यूज करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में व्हाट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर, कार्बन जिसको ये कोक फ्यूल भी बोलते हैं, एंड लाइमस्टोन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर बाय स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में इसको डाल दिया जाता है, इस ओर को डाल दिया जाता है, और धीरे धीरे वो पिघलता है, और उसी के हिसाब से आप उसमें एक मेल्टिंग पॉइंट सेट करके, क्योंकि हर एक मेटल एक सर्टेन टेम्परेचर पर मेल्ट होता है ना, तो उस तरीके से जब आयरन की मेल्ट होने की बारी आती है तो यू एक्सट्रैक्ट आयरन आउट ऑफ द ओर। अब मैं आयरन ओर इंडस्ट्री या इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लूं। ज्यादातर तो देखिए ये इंडस्ट्री नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में आपको देखने को मिलती है। नॉर्थ अमेरिका में ये इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है? तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम नॉर्थ एप्लेंशियन रीजन, जो कि पिट्सबर्ग में है, ग्रेट लेक रीजन एंड द अटलांटिक कोस्ट। और अगर हम ग्रेट लेक रीजन की बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो शिकागो, गैरी, एरी, क्लीवलैंड, लोराइन, बुफेलो, डुलूथ, इन रीजन में आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलती है। और अगर हम अप्लांशियन रीजन की बात करते हैं तो अप्लाशियन रीजन पर पिट्सबर्ग, इसके साथ साथ अटलांटिक कोस्ट, मतलब नॉर्थ अमेरिका की वो टेरिटरी जो अटलांटिक ओशन के साथ में है, वहां पर स्पैरोस पॉइंट, मॉरिस विले, वहां पर आप लोगों को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलती है। अब हम यूरोप की बात करते हैं, तो यूरोप में लीडिंग प्रोड्यूसर्स में आता है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स एंड रशिया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, बिल्कुल, स्कनथॉर्प, पोर्ट टालबॉट, बर्मिंगम, शेफील्ड, ये यूके में है, डूसबर्ग, डॉर्टमंड, डॉसल्डॉर्फ, एसेन, ये जर्मनी में है, ली क्रूसॉट, सेंट एटिने, ये फ्रांस में है। और अगर हम मॉस्को की बात करते हैं तो मॉस्को, सेंट पीटरबर्ग, लिपेट्स्क, तुला, ये रशिया में है। और अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन में आपके पास आ गया क्रिवोई रोग एंड डॉन्स्क। डॉन्स्क रीजन इस समय यूक्रेन का रशिया के पास चला गया है, इस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो यहां पर ये वो सेंटर्स है यूरोप में जहां पर आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलती है, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा। इसके बाद अब मैं एशिया में आ जाता हूं। एशिया में लीडिंग प्रोड्यूसर आयरन ओर के चाइना, जापान, इंडिया है। और अगर हम इंपॉर्टेंट सेंटर्स बात करते हैं जापान के, तो जापान में नागासाकी, टोक्यो, योकोहामा। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में शंघाई, वुहान, टींस्टिन। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जमशेदपुर, कुल्ती, बनपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सालिम, विशाखापट्टनम, भद्रावती, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहां पर इंडिया में आपको ये इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। तो ये तो बात रही दोस्तों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। उसके बाद बात करते हैं हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। देखिए आपको बता दूं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉटन चाहिए एज अ रॉ मटेरियल। तो इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, ये दुनिया का आधे से ज्यादा जो रॉ कॉटन है वो प्रोड्यूस करती है। मतलब अगर हम बात करते हैं दुनिया की केवल 6 देश, इंडिया, चाइना, यूएस, यूक्रेन, सॉरी, इंडिया, चाइना, यूएस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इजिप्ट, दिस these 6 countries in the world they produce half of the world's raw cotton। मतलब दुनिया का आधे से ज्यादा रॉ कॉटन इन 6 देशों से आता है। यूके, नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जापान, ये कॉटन यार्न इंपोर्ट करती है ताकि ये कॉटन टेक्सटाइल को प्रोड्यूस कर सके। और अगर हम यूरोप की बात करते हैं, देखिए इससे पहले कभी ये पोजीशन इंडिया की हुआ करती थी। कॉलोनियल पीरियड में इन लोगों ने हमारा पूरा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इन्होंने अच्छे से वाट लगा दिया। तो अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन इंपोर्ट्स। जापान भी इंपोर्ट करता है कॉटन यार्न को ताकि वो कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर सके। और दुनिया का आधे से ज्यादा अगर हम कॉटन इंपोर्ट्स देखें तो वो यूरोप ही कर लेता है अकेले। और अगर हम यूरोप यूरोप की बात करते हैं तो पहले कभी यूरोप जो था इस कॉटन को पहले भी वो मंगाता था, बट यूरोप के पास क्योंकि कॉलोनीज बहुत सारी थी, तो कॉलोनीज ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ये दे यूज टू बी द मार्केट्स फॉर द यूरोप मेड मशीन मेड गुड्स। तो जब से इनकी कॉलोनीज डिस्ट्रक्ट या जब से इनकी कॉलोनीज इनके हाथों से गई है तो इनके हाथों से मार्केट चली गई है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया वाज अ ह्यूज मार्केट फॉर द ब्रिटिश मेड गुड्स। हम खरीदते थे क्योंकि हमारा हैंडीक्राफ्ट, हमारा खादी इंडस्ट्री तो ब्रिटिशर्स ने
पूरा खत्म कर दिया था, और बिल्कुल खत्म कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। तो दोस्तों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के तीन सब सेक्टर्स होते हैं। पहला है हैंडलूम सेक्टर, दूसरा है पावरलूम सेक्टर, तीसरा है मिल सेक्टर। हैंडलूम सेक्टर में वो खादी आ जाता है जो आप घर पे लगाते हैं। हैंडलूम सेक्टर वाली इंडस्ट्रीज को हम कॉटेज भी कह सकते हैं। और अगर उसी हैंडलूम को अगर मैं एक मशीन के साथ जोड़ दूं तो वो पावरलूम हो जाता है। और फिर आ जाती है मिल, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस होती है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड इट। दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 6, दैट वॉज सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, जिसमें हम लोगों ने एक, दो, तीन और चार क्लासिफिकेशन टोटल में पढ़ी है। पहली का जो क्लासिफिकेशन थी, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्केल साइज। दूसरा क्लासिफिकेशन था रॉ मटेरियल। थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहां पर यूज किया, व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट यू आर प्रोड्यूसिंग। एंड द फोर्थ वाज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसके अलावा मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में कहीं ना कहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन भी हो सकता है। और एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन की क्या खूबसूरती है, क्या फीचर्स है। सर खूबसूरती नंबर 1, बहुत गंदे हैं, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, वेस्ट के पहाड़ है, इंफीरियर क्वालिटी के घर मिलते हैं, पुअर सर्विसेज मिलती हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी तो पूछो ही मत। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो आप लोगों से पूछ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन। और इसी के साथ ये चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज मैं दीपक सिंगल करता हूं खत्म। सो दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।